हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेग्नेंट लेडी जो कि डिलीवरी करने वाली है उसको कब हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। बहुत सारे केसेस में आप समय से पहले पहुंच जाते हैं और कभी कभी आपका समय निकल जाता है और आप लेट पहुंचते हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर डिलीवरी होने वाली है तो होने वाली मम्मी को कब हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। पहले जमाने में तो जो बुजुर्ग लेडीज होती थी वो शक्ल देख के ही बता देती थी कि आज इसको हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अब जो हमारी यंग जनरेशन है उनके साथ इस चीज की कमी है, तो वो कई बार ऐसी छोटी छोटी गलती कर देते हैं जिससे परेशानी हो सकती है। तो आज हम जानते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को कब हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जिस मंथ में आपने कंसीव किया है वो फर्स्ट मंथ है। सपोज वो जनवरी 1 है, तो आपको जो डॉक्टर्स डेट देते हैं वो पूरी 36 मंथ पे, अगर 36 वीक पे अगर वो 9 मंथ होते हैं तो वो आपको जनरली आपको 9 मंथ कंप्लीट होने चाहिए प्लस 1 वीक मिला के आपको वो एक्सपेक्टेड डेट देते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि 90% केसेस में इस डेट पे जो 9 मंथ प्लस 1 वीक वाली डेट दी गई है आपको, इस डेट पे डिलीवरी नहीं होती। या तो इससे कुछ पहले होती है या इसके कुछ बाद होती है। इसके चलते ही आपको प्रॉब्लम होती है, या तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं या आप बहुत लेट पहुंचते हैं। तो हम कैसे पहचाने, इस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड डेट थी, लेकिन आप ध्यान दीजिए ये जो एक्सपेक्टेड डेट निकाली जाती है ये जनरलाइज्ड निकाली जाती है कि ये माना जाता है कि लेडीज का जो पीरियड साइकिल है वो कितने डेज का है, 28 डेज का है। लेकिन अगर जिस लेडी ने कंसीव किया है उसको पीरियड्स 28 डेज से छोटे आते थे, कम, यानी कि उसका पीरियड साइकिल 26 था, 24 था, 20 था, 23 था, कुछ भी था, तो उसके केसेस में ये जो डेट है ये प्रीपोन हो जाएगी, 9 मंथ से पहले ही हो जाएगी। लेकिन जिसको पीरियड साइकिल 28 डेज से ज्यादा था उस केस में आप देखेंगे कि ये जो डेट एक्सपेक्टेड डेट है ये पोस्टपोन हो जाएगी, यानी कि 7 डेज निकलने के बाद डिलीवरी होती है। ये तो एक सिंपल रीजन है उसका प्रीपोन या पोस्टपोन होने का। लेकिन हम ये जानेंगे कि कैसे पहचाने कि ये जो पेन है वो लेबर पेन ही है या कोई और प्रॉब्लम है। लेबर पेन की जो पहचान होती है वो होती है कि आपको ये पेन लगभग इसी डेट के आसपास, हो सकता है 15-20 दिन पहले हो जाए, हो सकता है 5-10 दिन लेट स्टार्ट हो। आपको ये पेन लोअर एब्डोमेन से स्टार्ट होता है, यानी कि सबसे पहले ये आपके पेट के निचले हिस्से से शुरू होता है, फिर साथ में आपको ये कमर पे भी होता है, बैक साइड पे भी आपको पेन होता है, लोअर बैक साइड पे पेन होता है। और ये जो पेन है ऐसा नहीं है कि आपको लगातार हो रहा है, अभी एक आपको पेन का फीलिंग हुई फिर वो कॉन्टिन्यूअस 2 घंटे तक, 4 घंटे तक है। नो, ये आपको केवल और केवल 25 से 35 सेकेंड, यानी कि लगभग आधे मिनट के आसपास पेन होता है और फिर थोड़ी देर ये पेन बंद हो जाता है, उसके बाद ये फिर होता है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 मिनट के गैप पे होती है इन द बिगनिंग, यानी कि जब आपको पेन स्टार्ट हुआ है तो एक बार पेन होगा, फिर 10 मिनट तक पेन नहीं होगा, फिर 10 मिनट के बाद फिर दोबारा पेन होगा 25 से 35 सेकेंड के लिए, फिर पेन स्टॉप हो जाएगा,
तो शुरू में 2-3 घंटे तक आप देखेंगे कि ये जो पेन की फ्रीक्वेंसी है वो आफ्टर 10 मिनट है, लेकिन 2-4 घंटे के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, यानी कि ये 8 मिनट के ऊपर ही होने लगते हैं। फिर 8 मिनट से भी फ्रीक्वेंसी फास्ट हो जाती है, 5 मिनट पे होने लगते हैं, 4 मिनट पे होने लगते हैं, 2 मिनट पे होने लगते हैं और 1 मिनट पे पेन होने लगता है। और ये जो पेन है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती जाती है और वो आपको उससे पहले ही हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि इसके साथ साथ जैसे ये पेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, माइक्रोपाइलिंग भी होती है। अब माइक्रोपाइलिंग में क्या होता है कि आपकी यूट्रस के जो आगे सर्विक्स है वो खुलने लगती है। जो पहले सीनियर लेडीज होती थी, समझदार लेडीज, वो क्या करती थी, सर्विक्स का मुंह देख के भी पता लगा लेती थी कि अभी वो कितना खुला है। वो पहले बॉल पेन की जो रिफिल होती है उतना खुलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो और ज्यादा खुलता है, फिर वो 1 फिंगर के जितना, फिर 2 फिंगर के जितना और फिर वो 3 फिंगर के जितना खुलता है। जितना ज्यादा खुलता जाता है इसका मतलब आपको उससे पहले जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इसी तरीके से आप ये देखते हैं कि अगर आप उससे पहचान रहे हैं तो आप देखेंगे साथ साथ वाटर लीकेज भी होना स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच में जब वो 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट पे आते हैं तो आपको इससे पहले डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए और आपको पहले से पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए कि मेरी ये जो डेट है वो 9 मंथ 1 वीक से पहले भी हो सकती है और ये बाद में भी हो सकती है। तो आप जहां डिलीवरी का प्लान कर रहे हैं वहां आप कम से कम 1 महीना पहले पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज कोई अपने पेरेंट्स के यहाँ डिलीवरी करते हैं, कोई अपने इन लॉज के यहाँ, तो कोई कहीं और डिलीवरी करते हैं। तो आपने उस जगह पे जहां आपने डिलीवरी प्लान कर रखी है वहां पे आपको कम से कम 1 मंथ पहले सेफली पहुंच जाना चाहिए। साथ में आपको बता दें कि अगर आपकी ये फर्स्ट डिलीवरी है, आपने पहली बार बेबी डिलीवर करना है, तो आपका ये जो पेन, फर्स्ट पेन स्टार्ट हुआ था ना, इस पेन से और डिलीवरी के बीच का जो टाइम है ये ऑलमोस्ट 16 घंटे का रहता है। तो आप यहां से भी अंदाज लगा सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। आपको हॉस्पिटल घर के पास है या घर से दूर है तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे गलती कर जाते हैं कि किसी को अगर सेकंड प्रेगनेंसी है, वो सेकंड टाइम डिलीवर कर रहे हैं, तो उनको अपने पहले एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि पहले मेरे को 16 घंटे लगे थे तो अब भी मेरे को 16 घंटे लगेंगे। नहीं, क्योंकि अब आपकी जो मसल्स हैं वो खुल चुकी हैं, फ्लेक्सिबल हो चुकी हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपको जो सेकेंड डिलीवरी के लिए जो टाइम लगने वाला है वो 8 से और 12 घंटे के बीच में लगने वाला है। यानी कि जब पहला पेन स्टार्ट हुआ और जब डिलीवरी हुई तो इसके बीच का जो गैप है वो 8 से 12 घंटे ही रहेगा। और अगर आपकी ये थर्ड डिलीवरी है, आप 2 बार पहले बेबी डिलीवर कर चुके हैं, तो आपको फर्स्ट पेन से लेके और डिलीवरी के बीच में जो लगने वाला टाइम है वो 6 to 8 आवर ही रहता है। और अगर आपका ये 4th बेबी है तो 4th बेबी के केस में आपको और अलर्ट रहना है। जैसे ही आपको पेन स्टार्ट होंगे वैसे ही आप देखेंगे 4 से 6 घंटे के बीच में, और अगर 5th 6th बेबी है तो आप देखेंगे वो 2 से 4 घंटे के बीच में। और किसी किसी को तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो पुराने जमाने में लेडीज थी जो कि बहुत मल्टीपल डिलीवरी करती थी, तो उनमें जब 7th 8th बेबी होता था तो एक बार पेन स्टार्ट हुआ और आधे घंटे में ही उनको डिलीवरी हो जाती थी। तो आपने यहां से अपना केस समझ के कि आपका क्या केस है उसी हिसाब से
हॉस्पिटल जाने की तैयारी करनी है, आप पहले से बेबी का सामान, मम्मी का सामान और जो रिलेटिव आपके साथ जाने वाले हैं उनका सामान एक बैग में बना के पैक करके रखिए कि पेन कभी भी स्टार्ट हो सकता है, दिन में, रात में, कभी भी हो सकता है। आपने जिसको अपने घर में बुलाना है उसको बुला के रखिए, और अगर आपने कहीं जाना है तो वहां पहले से ही चले जाइए, ताकि आपको ना तो समय से पहले जाने वाली ना समय के बाद जाने वाली जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना पड़े। लेकिन ये तो थी सारी की सारी बात नॉर्मल डिलीवरी अगर हो रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल कुछ ना कुछ हो जाता है कि डॉक्टर्स को डिलीवरी जल्दी करनी पड़ती है या उनको सी सेक्शन करना पड़ता है। तो आपको वहां पे कोई लापरवाही नहीं करनी कि नहीं, मैं तो घर में सबको नॉर्मल होता है तो मेरे को भी नॉर्मल होना चाहिए। नहीं, एवरीबॉडी इज इंडिविजुअल, सबकी बॉडी इंडिविजुअल है, सबका नेचर एंड मेडिकल हेल्थ जो है वो सबकी अलग अलग है। तो यहाँ आप देखेंगे, अगर आपको 7th मंथ में या 8th मंथ में या 9th मंथ में, इवन 6th मंथ में भी अगर आपके वाटर बैग से लीकेज स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यूरिन नहीं आ रहा लेकिन आपने हल्की सी खांसी की और आपने थोड़ा सा बैठने का काम किया या आपको छींक आई, तो छींक के साथ ही आपको लगता है कि यूरिन पास हो गया, यानी कि आप पास करना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी यूरिन पास हो गया, तो एक्चुअली वो यूरिन नहीं है, वो आपके वाटर बैग से लीकेज हो रही है। तो ऐसे केस में आपको तुरंत बेड रेस्ट लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वाटर बैग की लीकेज को इन द बिगनिंग तो हील किया जा सकता है रेस्ट से और मेडिसिन की हेल्प से। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे और लीकेज भी हो रही है और आप साथ साथ काम भी करते जा रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे, तो कई बार बेबी की ग्रोथ रुक जाती है और डेथ भी हो जाती है। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इसी तरीके से अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो इट मीन्स कि प्लेसेंटा से ब्लीडिंग हो रही है, तो प्लेसेंटा ब्रेक हो रहा है, प्लेसेंटा पे स्ट्रेस आ रहा है, प्लेसेंटा कहीं कर्ल हो रहा है। आपको ऐसे केस में भी इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और डॉक्टर्स जो आपको मेडिसिन देते हैं या रेस्ट बताते हैं, आपने वो रेस्ट करना है। इसी तरीके से अगर मूवमेंट जो है खाना खाने के बाद 1 घंटे तक, अगर वो 4 मूवमेंट 1 घंटे में हो रहे हैं, तो इसका मतलब बेबी की ग्रोथ नॉर्मल चल रही है। आपने दिन में खाना खाया, आपने रात में खाना खाया, तो आपको बेबी की मूवमेंट चेक करनी है, क्योंकि जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी मूवमेंट बढ़ती है। लेकिन किसी भी कारण से अगर बेबी मूव करना बंद कर दे या उसकी मूवमेंट कम हो जाए, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसको चेक करने के लिए कि आपको फील नहीं हो रही या एक्चुअली नहीं हो रही, तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत कुछ खाइए और फिर 1 घंटे तक नोट करिए। अगर बेबी 4 बार मूव करता है, आपको किक करता है, इट मीन्स बेबी नॉर्मल है। लेकिन अगर वो 4 से कम कर रहा है, इट मीन्स बेबी को कोई प्रॉब्लम हो रही है। और अगर फिर भी मूवमेंट नहीं हो रही, तो आप ग्लूकोज का पानी पीजिए, नींबू और नमक का पानी शिकंजवी बना के पीजिए, तो आप देखेंगे कि मूवमेंट जो है इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मूवमेंट इंक्रीज नहीं होती है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। यहाँ पे हम आपको बता दें, हो सकता है डॉक्टर आपका सी सेक्शन करे, तो डॉक्टर को ज्यादा इंसिस्ट ना करें कि हमने सी सेक्शन नहीं कराना, उसमें दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी चीज है, वाटर बैग में लीकेज हो गई या ब्लीडिंग हो गई या मूवमेंट बंद हो गई, तो आपको तीनों ही केसेस में सी सेक्शन के लिए जल्दी से हाँ कर देनी चाहिए। और अगर आपका पहले एक सी सेक्शन हो चुका है या 2 सी सेक्शन हो चुके हैं, तो अब आप मान के चलिए कि आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे पहले ही डॉक्टर्स आपका सी सेक्शन करने के लिए आपको कहेंगे, क्योंकि वाटर बैग के साथ साथ यूट्रस के रप्चर होने के चांसेस बने रहते हैं। तो आपने डॉक्टर से जिद नहीं करनी कि नहीं हम तो पूरा 9 मंथ वेट करेंगे या हम तो 1 वीक और वेट करेंगे, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तुरंत डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कब हमें
प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर के पास लेके हॉस्पिटल में जाना है डिलीवरी के लिए, कोई गलती किए बिना। हैप्पी प्रेगनेंसी, हैप्पी डिलीवरी, हैप्पी न्यू बेबी।